इस छवि से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? इस व्यक्तित्व का तोड़ कहां मिलेगा? ऐसे सहज, ऐसे सरल मुख्यमंत्री, सबसे खास आम शिवराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने अपना 63वां जन्मदिन कुछ यूं मनाया। जन्मदिन में संदेश, सादगी, सरलता और समानता की झलक भी दिखी और सरलता, सादगी, समानता भी नजर आई। वैसे इस बार उनके जन्मदिन को ग्रीन भी कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें पर्यावरण और सफाई का भी खास मैसेज है। शनिवार को सीएम की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ वृक्षारोपण से हुई। इसके बाद सीएम हाउस में बधाई, शुभकामनाएं देने वालों का हुजूम उमड़ा। और ये काम करते हैं इसलिए हमारे शहर स्वच्छ रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। ये वंदनीय है, इनका ऋण है समाज पे। उस ऋण को आसानी से नहीं उतारा जा सकता, लेकिन मैंने जन्मदिन के दिन विनम्र प्रयास किया है कि उनके साथ मैं सफाई भी करूं, उनको भोजन भी परोसूं, उनका आभार प्रकट करूं। मुझे आज अद्भुत आनंद आया है अपने भाई और बहनों के साथ उनको भोजन परोस के, उनको भोजन करा के और उनके साथ भोजन करके। ये तो डायनेमिक सीएम माननीय प्रधानमंत्री जी का उनको स्नेह है और हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, मुझे तो लगता है कि कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके काम के कारण से, उनके व्यक्तित्व के कारण से, और उन्होंने जो जिस प्रकार का संकल्प इस मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है संकल्प शक्ति के साथ, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उन्होंने आज ट्वीट करके एक डायनेमिक, एक अच्छे प्रशासक और एक संवेदनशील व्यक्तित्व, 3 बातों का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। वो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए पुनः एक बार बधाई देता हूँ। जहां जो मिला शिवराज उसी के हो गए। बच्चों के साथ बच्चों जैसे, वृद्ध के साथ छोटे। जन्मदिन की उनकी हर तस्वीर आमो खास से जुड़ती गई। इस तरह उनकी शख्सियत भी सबसे खास होकर आम हो गई। क्या कभी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी के साथ आप भोजन करें? कभी नहीं थी, कभी नहीं। एक इत्तेफाक हो गया उनके साथ बैठना। अब ये जीवन भर याद रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पढ़ना लिखना, बड़े होना, आगे बढ़ते जाना। तो आपने क्या कहा मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा आपके बर्थडे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। देश का शायद ही कोई ऐसा सीएम होगा जो इस कदर सादगी से जुड़ता हो, इस तरह आम जनता से कनेक्ट होता हो, इस तरह अपनी पार्टी और लोगों के बीच लोकप्रिय हो। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि शिवराज का तोड़ कांग्रेस कहां से लाएगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सबसे खास आम शिवराज। राजनीति का एक ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जब आप राजनीति में ऊर्ध्वगामी होते हैं, कठिन शब्द है, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, ऊर्ध्वगामी होने का अर्थ है कि जब आप शिखर की यात्रा शुरू करते हैं, जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और निरंतर सफल भी होते जाते हैं, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव, और जब आप ये पूरा करते चले जाते हैं तो आपके साथ एक मंडली जुड़ती है और इस मंडली का नाम होता है सलाहकार मंडली। इसमें कुछ वांछित भी होते हैं, कुछ वांछित नहीं भी होते हैं। अवांछित मैं नहीं बोलूँगा उनको, क्योंकि सलाह देना सबका अधिकार है। कई लोग वो दर्जा उनको मिल जाता है और कई लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो सलाहकार होते हैं, फिर इनकी सलाहों का पिटारा खुल जाता है। साहब अब अपने को चेंज होना, नहीं अब बहुत हो गया साहब, सरलता से अपन बहुत चल लिए, अब अपने को ये करना। जाहिर तौर पर शिवराज अपने 2005 से लेकर 2022 तक का सफ़र, जिसमें 15 महीने
विपक्ष के एक मजबूत नेता का भी कार्यकाल है। 2005 से लेकर 2022 के सफ़र में जब जब वो मुख्यमंत्री रहे, निरंतर ही रहे 2018 तक, तो फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ और फिर उसके बाद ये क्रम शुरू हुआ। तो लगभग इस दौरान उनका जो अंदाज था वो वैसा ही था जैसा भीतर का शिवराज है, वैसा ही बाहर का शिवराज है। सलाहें बहुत मिली, बदल लें, वस्त्र विन्यास चेंज कर लें, हेयर स्टाइल बदल लें, थोड़ा बोलना कम कर दें, बोलना ज़्यादा कर दें, खूब इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दें, इंटरव्यूज़ कम कर दें, इसको थोड़ा सा आप उठाना शुरू कर दें, इसको ज़रा गिराना शुरू कर दें। ऐसा भी नहीं है कि शिवराज जी ने इनमें से कुछ अच्छी सलाहों को नहीं माना होगा। वो जो अच्छी सलाहें होंगी शिवराज जी ही जाने, और उनका प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व में झलका होगा। लेकिन उन्होंने अधिकांश चीज़ों को जो उनको अच्छी नहीं लगी और उनके भीतर के शिवराज से मिलती जुलती नहीं थी, उन्होंने उसको नहीं माना। आज भी वो कोई बहुत ऐसे वस्त्र नहीं पहनते हैं जिनको देखकर आपकी निगाहें टिक जाएं। आज भी वो बोलने में कोई ऐसे चमत्कार की तरफ नहीं जाते हैं कि आप कहें क्या हिंदी है, क्या अंग्रेज़ी है, कितना सुंदर बोल रहे हैं शिवराज जी। वो वैसे ही बोलते हैं दिल से, भूख लगी आई का, जोर से काहे नहीं बोल रहे, बताओ। वही ठेठ ग्रामीण अंदाज जो जैत से निकले एक किसान पुत्र का है। और मध्य प्रदेश की जनता को ये खूब रास भी आता है। और अपने जन्मदिन पर 2 बड़ी घोषणाएं भी आज वो कर ही गए। लाडली लक्ष्मी, जिन बच्चियों का चयन हुआ है उनको कॉलेज जाने पर एक मुश्त 25,000 रुपये की राशि उनकी उच्च शिक्षा के लिए दी जाएगी। और ओल्ड पेंशन और इसको लेकर भी जो बातें तमाम उठ रही थी, और डीए को लेकर, ओल्ड पेंशन नहीं, डीए को लेकर जो बात थी उसको लेकर भी उन्होंने डिक्लेरेशन किया है, जो कर्मचारियों के हित चिंतन से जुड़ा है। आज बात करेंगे इसी अहम विषय पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनमें और शिवराज जी में थोड़ी एक समानता ये है कि सौम्यता का प्रतिनिधित्व दोनों के साथ रहा है। मौसम चाहे जितना भी खराब हो, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं, केदारनाथ सिंह जी की एक बड़ी सुंदर कविता है। तो ये दोनों व्यक्तित्व मुझे हमेशा ऐसे ही दिखते हैं कि मौसम चाहे जितना खराब हो, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं, वे किसी अदृश्य खिड़की से हर आते जाते व्यक्ति को देखती हैं और बुदबुदाती हैं, धन्यवाद धन्यवाद। तो यही जीवन का सार है। उमेश शर्मा जी हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही राजनेता जो समय पर सौम्यता का प्रदर्शन करते हैं, और जहां उनको लगता है कि सौम्यता का संदर्भ कुछ गलत तरीके से परिभाषित है तो वहाँ सौम्यता नहीं छोड़ते, लेकिन सौम्यता में सत्य का समावेश ऐसा कर लेते हैं कि वो सत्य जो है थोड़ा सा उसकी गूंज कुछ अधिक सुनाई देती है, लेकिन जो सत्य को समझते हैं वो समझ जाते हैं कि नहीं, सत्यान्वेषी व्यक्ति है, सत्य की बात कहता है, चलने दिया जाए। बहुत स्वागत करता हूँ उमेश शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं उनके। मैं समझता हूँ उनको, मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, उनके भी हैं, लेकिन उसके बाद भी चरैवेती। फिर ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं हमारे साथ। आज का पैनल बड़ा ज़बरदस्त है मुझको छोड़ के। उमेश जी हमारे साथ हैं, योगेश जी हैं, संदीप जी हैं। तो अब मैं सीधे योगेश जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और परंपरा से, विचलन से मुक्त हैं। जिस विचारधारा के साथ हैं उसके साथ हैं, छोड़ना नहीं है उसको। बहुत अच्छे लेखक हैं, और सेवा दल जो कांग्रेस का विचारधारा जन्य संगठन रहा है और अभी भी है, लेकिन एक समय उसका दबदबा इतना था कि उसकी अनुगूंज चारों दिशाओं में थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। संदीप जी, आज का विषय एक ऐसा विषय है कि हम एक व्यक्तित्व पर भी बात कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर जन्मदिन का संदर्भ है तो हम इसमें कुछ ऐसे विषयों को भी स्वाभाविक रूप से लेंगे ही जो सहज और उनके व्यक्तित्व के उजले पक्ष को रेखांकित करते हैं। समीक्षात्मक पक्ष कांग्रेस के लिए हमेशा खुला है, और समीक्षा के लिए आप भी उतने ही स्वतंत्र हैं जितने योगेश जी हैं। आप किस तरह देखते हैं शिवराज जी को? 62 वर्ष पूरे करके 63वें वर्ष में प्रवेश, 2005 से 2022 का 1.5 साल का समय छोड़ दें तो मुख्यमंत्री, किस तरह से इस जर्नी को आप देखते हैं? शर जी, कोई भी आम व्यक्ति जब राजनीति में या ताकतवर बनता है तो खास हो जाता है। शिवराज जी की खूबी ये है कि वो आम से खास बने, और खास बनने के बाद भी
आम नज़र आते हैं, आम रहते हैं आम लोगों के बीच। एक चीज़ जरूर मेरे दिमाग में आती है, शिवराज जी को देख के हम ये देखते हैं चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेद में वैद्य होता है, वैद्य नब्ज पकड़ते ही समझ जाता है मर्ज को। शिवराज जी भी मुझे ऐसा ही लगता है, कई बार राजनीति के ऐसे वैद्य हैं जो जनता की मर्ज को जल्दी समझते हैं, उसको स्वस्थ करने की ताकत उनके अंदर है, समझने की ताकत है। आप उनकी शैली को देखिए, 2005 से लेके बेटियों के लिए काम किया, पाँव पाँव वाले भैया कहलाए, महिलाओं के भाई बने, बेटियों के माँ बाप बन गए, किसानों के करीबी बन गए, हर वर्ग के करीब पहुंचने की कोशिश की। और आप ये मानिए कि जो राजनेता अपने से जुड़े आदमी को, व्यक्ति को नाम से जानता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि शिवराज जी बहुत पुरानी परंपरा के राजनेता हैं। हम कांग्रेस के कई नेताओं को जानते हैं, अर्जुन सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, इनके कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रहा है। चुनाव जीतना हारना एक अलग मसला है। शिवराज ने अपनी एक ऐसी छवि गढ़ी है, बनाई है कि उसमें हर आदमी को अपना अक्स नजर आता है, उसे लगता है कि मेरे ही जैसे हैं शिवराज, मेरे ही जैसा सोचते हैं शिवराज। यही कारण है कि आज उनकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश के नेताओं में सबसे ज्यादा है। चुनाव भले वो हार गए हों, लेकिन स्वीकार्यता और जनता के बीच लोकप्रियता उनकी बनी रही। उसका कारण यह था कि सहज जब आप होते हैं, सरल आप होते हैं, तो जनता आपको पसंद करती है। जब आप बहुत ज़्यादा आक्रामक होने लगते हैं, अपनी बात को बहुत तेज तरीके से कहने लगते हैं, तो लोग उसमें नापसंदगी भी ढूंढने लगते हैं। मुझे लगता है शिवराज की एक समग्र राजनेता के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर शिवराज जी में नजर आती है, और लोगों को लगता है कि ये शिवराज जी हम जैसे हैं और वो हर व्यक्ति के दर्द में शामिल होने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज वो इतने वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, ये एक आपने एक सिरा कि जनता जो है उनमें अपना अक्स ढूंढ पाती है, ये बड़ा मसला आपने एक कहा है। योगेश जी की एक टिप्पणी लेकर मुकम्मल तौर पर फिर उमेश जी की तरफ चलेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं। योगेश जी, निश्चित तौर पर आज एक ऐसा मौका है कि जहां बधाई तो अपेक्षित है ही, और कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने, स्वयं आप भी शामिल हैं उसमें, जिन्होंने बधाई शिवराज जी को प्रेषित की है। इस मौके पर आपकी एक टिप्पणी भी अपेक्षित है, जो समीक्षात्मक भी होगी, और जिस रूप में होगी ये आप ही पर छोड़ना ज़्यादा उचित होगा। जी योगेश शरद जी, निसंदेह कांग्रेस परिवार की ओर से और मेरी तरफ से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई। उनकी सहजता, सरलता और निरंतरता पर कोई संदेह नहीं है। एक जन नेता के रूप में स्थापित नेता है, इस मामले में हम लोगों को कुछ नहीं है। और एक प्रजातांत्रिक और राजनीतिक शुचिता के अंतर्गत ये भाव हम सभी में होना चाहिए, एक मर्यादित भाव होना चाहिए कि एक जन नेता को हम अपनी तरफ से बधाइयां दें। निसंदेह उनकी सरलता, निश्चलता प्रेरणादायी होती है, और कई लोगों को प्रेरणा वो यदि राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो हमें ये कह देना चाहिए कि भाई, चाहे कांग्रेस का साथी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, नवबोध को सीखने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, और सीखना भी चाहिए। ये एक पवित्र प्रजातंत्र और जिसको कह सकते हैं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक नियम होता है। मैं समीक्षात्मक दृष्टिकोण से ये जरूर कहूंगा कि जैसा कि आप यहाँ पर भी निरंतर हेडिंग चला रहे थे कि अब कांग्रेस कैसे लड़ाई लड़ेगी, तो हमारी शिवराज सिंह जी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी उन मुख्यमंत्री से लड़ाई है कि जिनसे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी और है। लेकिन उन अपेक्षाओं के अंतर्गत शिवराज सिंह जी यदि एक सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, वो एक इतर सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एक प्रशासनिक क्षमता के लिए, एक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए और एक प्रशासनिक चुस्ती के लिए यदि हम उनको कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। एक मुख्यमंत्री बतौर हम लोगों ने जिस तरीके से अपेक्षाएं की थी, या मध्य प्रदेश की जनता ने अपेक्षा की थी विगत 15 वर्ष, उसके बाद के 2 वर्ष, उस तरीके से वो खड़े नहीं हो रहे। आपको ये शब्द मेरे अभी आज के समय प्रासंगिक नहीं लग रहे होंगे, लेकिन चूंकि समीक्षात्मक दृष्टिकोण है, तो शिवराज सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री से हमारी जरूर शिकायत रहेगी और अपेक्षा करूंगा। एक छोटी सी बात कहता हूं शरद जी, आपने उनको पौधारोपण करते हुए दिखाया, 365 पौधे भी उन्होंने एक साल में बो दिए। इसके बजाय मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक संदेश मुख्यमंत्री जी को आज के जन्मदिन के अवसर पर देना चाहता हूं
कि कृपया बराए करम की कैसे भी करके ये जो जंगल कटने के लिए आपने जो परमिट कर रखा है कुछ पेड़ों को, चाहे वो बबूल के हो सकते हैं, इमली के हो सकते हैं, पीपल के, नीम के, इनको तत्काल बंद कर दिया जाए। इसके कारण जो जी इससे भयानक तौर पर हो रहा है कि हम सभी लोगों के लिए ये एक दुर्भाग्यशाली बात है। वो एक पौधे को बोते हैं, ये बहुत शुभ घटना होती है, लेकिन उस पौधे के साथ साथ यदि वो आज के दिन ये संकल्पित होकर ये जो जंगल कटाई की जो अनुमति दी गई है इसको तत्काल बैन करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि उनकी पेड़ों के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा नजर आएगा और हम इस मामले में हैं। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनसे अपेक्षित करूंगा, उमेश भाई भी बहुत भावुक और संवेदनशील और निष्पक्ष प्रवक्ता है, उनका अंतस जो रहता है वही जबान पर होता है और शायद अभी उन्होंने इस अंतस के कारण एक छोटे से इंदौर के विवाद से, मैं चूंकि परिचित हूँ, इंदौर के ही हूँ तो अन्यथा में ना ले, तो जो अंतसवाणी होती है कभी कभी उमेश जी बोल जाते हैं। ऐसे ही मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षा करूंगा कि अभी जो हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो बीमारी के उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट चल रही है और सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाई के नाम पर रसीद पहुंचाई जाती है लेकिन इतने भ्रष्टाचार के बाद दवाइयां नहीं मिल पाती है, ये जो बहुत ही नॉर्मल और प्राथमिक बातें हैं जो एक मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत साधारणता तरीके से की जा सकती है कि जिनसे जो उनके व्यक्तित्व से मेल खाती है। यदि वो संवेदनशील है तो मुख्यमंत्री हॉस्पिटल को देखें, पेड़ों को देखें और हम उस जगह जाकर देखें जो सरकारी तौर पर जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। आज किसी भी आप एक बड़े आप एक पत्रकार हैं, लेकिन एक साधारण इंसान बनकर यदि आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर मध्य प्रदेश में। तो आज मुख्यमंत्री जी को बधाई की सौगात देते इस बात की मैं अपेक्षा भी करूं। निश्चित तौर पर एक सिस्टम में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं योगेश जी, और उन चुनौतियों से मुखिया के नाते मुख्यमंत्री भी नावाकिफ़ होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनको समझें और उनको दूर करने के लिए आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि हर राजनेता इस चुनौती से जूझता है। सत्ता में आप भी रहे हैं, उमेश जी भी लंबा समय सत्ता में उनकी पार्टी ने देखा है, और आप दोनों ने देखा है कि सत्ता में रहकर भी कार्यकर्ता, खुद नेता और खुद मुख्यमंत्री भी कई बार कुछ चीज़ों को लेकर क्षुब्ध रहता है। समय समय पर इन बातों को मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह जी ने भी उठाया, कमलनाथ जी ने भी अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उठाया, और शिवराज जी ने भी इन बातों को बहुत मुखर होकर बोला है। अभी कुछ दिन पहले ही अपने क्षेत्र में उन्होंने जब कहा था कि एक छोटे से काम के लिए कि नल जल योजना से जुड़ी चीज़ों को भी क्या मुख्यमंत्री देखेगा? आप किस चिंतन और किस धारा में बह रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों से नावाकिफ़ नहीं रहता, लेकिन मर्यादाएं रहती हैं, और यही वजह है कि कुछ चीज़ें पार्टी में अंदर डिस्कस होती हैं। ये आप दोनों राजनेता बहुत बेहतर समझते हैं। उमेश जी, समग्र टिप्पणी के लिए आप आमंत्रित हैं। जी उपयोग किया था उर्दू का भी जी, और मुझे लगता है कि देश के छोटे से गांव में निकलने के बाद अपनी उर्दू गमन की यात्रा में शिवराज जी ने कहीं भी अपने आचरण में उस ऊंचाई को शामिल नहीं करा जो लोक व्यवहार में उनके बौनेपन को बता पाती। देश के छोटे से गांव से निकलकर एक किसान का बेटा आया, और मुझे लग रहा है कि राजनीति की उपलब्धि भरी लंबी यात्रा के दौरान भी वो देश का जो छोटा सा भावुक हृदय उनके भीतर का था, वो कभी उनसे विरक्त नहीं हो पाया। आप देखिए कि शिवराज जी के बारे में मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात तो यही हो सकती है कि बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। तो मुझे लगता है कि आज अगर मूल्यांकन शिवराज जी का समाज जीवन में किया जाता है तो समाज जीवन में निवास करने वाला प्रत्येक वर्ग, चाहे आम व्यक्ति हो, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, गांव का व्यक्ति हो, गरीब हो, शहर का हो, निर्धन हो, धनवान हो, कहीं ना कहीं शिवराज जी के प्रति सबके मन में जो भाव है वो वही विश्लेषण है जो शरद जी आपने कहा है। शिवराज जी को निर्मल स्वभाव का माना जाता है, शिवराज जी को सहज माना जाता है, शिवराज जी वनवासियों के बीच में जाते तो बैठे हो जाते, और आपकी जैसी सुंदर शैली में तो मैं बोल नहीं सकता कि वो बिल्कुल ठेठ देहाती लहजा जो आत्मा को छू लेता है, जो मनोभावों का स्पर्श करता है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं और राजनीतिक उपलब्धियां उनकी भी बहुत बड़ी रही है, पर मुझे लगता है कि जनता से जो वैसा जुड़ाव आज तक तो मध्य प्रदेश के इतिहास के किसी मुख्यमंत्री का रहा नहीं है।
हर एक मुख्यमंत्री की अपनी कार्यशैली रही है, हर एक मुख्यमंत्री की अपनी उपलब्धि रही है। बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जिन्होंने माइलस्टोन स्थापित करे होंगे, पर मन के भीतर एक पौधा रोप दे, अपने स्नेह का, अपने अपनत्व का, अपनी आत्मीयता का, अपने प्यार का एक नेह का संबंध स्थापित कर ले, तो मुझे लगता है कि ये कमाल तो शिवराज जी ने करा है। और मुझे लगता है कि ये कमाल करने की जो पारंगतता उनको हासिल हुई है, जो दक्षता, जो निष्णात गुण उनके भीतर आया, कहीं ना कहीं जो कुशाभाऊ ठाकरे जी का एक सजन का तरीका था, और कार्यकर्ता के नाते जिस प्रकार कुशाभाऊ जी ने शिवराज जी को गढ़ा है, तो शिवराज जी के अंतस में कुशाभाऊ जी का वो भाव, वो परिश्रम बैठा हुआ था। उनको मालूम था कि जिस विकट परिस्थितियों में कुशाभाऊ जी ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बो दिया, जनसंघ को बो दिया, तो मुझे लगता है कि शिवराज जी ने की जो राजनीतिक दक्षता है, उस राजनीतिक दक्षता में उनके गढ़ने वाले कुशाभाऊ जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और शिवराज जी ने, मुझे लगता है शरद जी, कि कभी भी अपने ऊपर एक ऐसा भाव, एक ऐसा आवरण हावी नहीं होने दिया। बहुत सारे सलाहकार, आपने कहा होगा, मुझे लग रहा है कि आज का आपका विश्लेषण तो बहुत कमाल का था। आपने कहा था कि समय समय पर सलाह भी मिली होगी कि इस तरह का इंटरव्यू देना, इस प्रकार की भाषा शैली का परिवर्तन करना है, पर देश के छोटे से गांव से नर्मदा में जो कूद कर नहा देने वाला शिवराज का भावुक हृदय था, वो सत्ता के इस बड़े महासागर में भी आकर नर्मदा के उस छोटे पाठ से कभी ढिलक नहीं हुआ है। जो आदमी 9 साल की उम्र में अपने परिवार के विरुद्ध विद्रोह करके मजदूरों के आंदोलनों का नेतृत्व करने पर उतारू हो जाए, चाचा से डांट पड़े, चाचा से मार पिटाई पड़े, और उसके बावजूद भी नहीं, मैं हक के लिए खड़ा होऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप देखिए शिवराज जी के 15 साल के सफर में जितनी योजनाएं वो लाए हैं, चाहे उनको दोहराना आवश्यक नहीं है क्योंकि चैनल का समय कम होता है। और योगेश जी की शुभकामनाओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। हालांकि उनकी शुभकामनाओं का जो पुरता मुझे लगता था कि वो कुछ अतिशय निर्ममता निराशी हुआ था, पर उसका भी हम अभिनंदन करते हैं। और इन सारे विषयों पर समय समय पर हम लोग चर्चा करते भी रहे, आगे भी करते रहेंगे। पर मुझे लग रहा है कि शरद जी 17 साल में, आखिरी बात शरद जी की 17 साल में शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को एक पहचान तो दी है, और भारतवर्ष में वो पहचान दी है, और हर एक क्षेत्र में भी, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सफाई का, स्वच्छता का क्षेत्र हो। और आज तो आपने कहा है कि उन्होंने अपना ये जो पूरा हरियाली, मुझे लग रहा है कि आज हरियाणा जन्मदिन था उनका, हरियाली जन्मदिवस था, और जिस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने आज अपने जन्मदिन पर बने का मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करे, तो आज शिवराज जी ने जन्मदिन पर अलग हटकर कुछ करा, ऐसा नहीं है शरद जी। ये शिवराज जी 365 दिन ऐसा करते, ये इनके आचरण में, ये इनके स्वभाव में, सफाई कर्मी हो या हमारे जितने बंधुओं के साथ बैठकर आज जिस तरह का संवाद उन्होंने करा, उनके चरण पखारे, उनके जलों का आचमन करा, ये शिवराज जी के स्वभाव में विशिष्ट रूप से शामिल है शरद जी। बिल्कुल, कुछ चीज़ें निश्चित तौर पर जो किसी भी व्यक्तित्व में होती हैं, और एक चीज़ मैं अक्सर सोचता हूँ एक पत्रकार के नाते, कि आलोचना बड़ी निर्मम होती है, वो चाहे व्यक्तिगत शरद द्विवेदी की हो, उमेश शर्मा जी की हो, संदीप पौराणिक जी की हो, या योगेश यादव की हो। जब वो चलती है तो फिर बड़ी निर्ममता से चलती है, और कई बार तो ये परिवार में भी हो जाता है। एक पिता के लिए कितना कठिन होता है जिसके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, और जब एक पुत्री या पुत्र नाराज होकर कहता है कि बड़े भैया के प्रति आपका आग्रह अधिक है, देख लिया बाबूजी हमने, नहीं प्यार हमसे भी है, लेकिन आग्रह उधर आपका अधिक है, तो आलोचना से कोई बचा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिस मैदान पर शिवराज जी या कमलनाथ जी बैटिंग करते हैं वो मैदान बहुत आदर्श मैदान है, वहाँ सब सहयोगात्मक रुख के साथ खड़े हैं, सारे साथी, चाहे वो वरिष्ठ हों, कनिष्ठ हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप विपक्ष में हैं तो पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं, जैसे भगवान राम के लिए अयोध्या खड़ी थी। तो चुनौतियाँ कहने का मतलब ये है कि ढेरों ढेर हैं, और इन चुनौतियों के बीच में चाहे शिवराज जी हों या कमलनाथ जी हों या उमेश जी हों या योगेश जी हों, वो संघर्ष करते हैं, और इसके बीच में निर्मम आलोचना खड़ी है। कमलनाथ जी ऐसा कर लेते तो क्या बुरा हो जाता, अगर सिंधिया जी को संभाल लेते तो क्या ठीक नहीं होता। शिवराज जी ने अभी तक ये नहीं किया, ये तो करना ही था। इंडस्ट्री पे थोड़ा और फोकस कर देते तो चीज़ें और बेहतर नहीं हो जाती, एजुकेशन और इसकी तरफ, ये कहना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इन सब के लिए क्या कमलनाथ जी या शिवराज जी ही जिम्मेदार हैं? इसके लिए क्या उस सिस्टम को हमने कंजेनाइटल बनाया है, जो सिस्टम एक बल्लेबाज को मौका देता है कि आप खुलकर बैटिंग करिए साहब, मध्य प्रदेश उड़ने के लिए तैयार है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी शामिल है। संदीप जी, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं, जैसा शिवराज जी ने भी हमसे एक बातचीत में कहा था
उन्होंने कहा था कि मेरा मन है कि मैं मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता के साथ अब इसको एक रोज़गार, औद्योगिक संपन्नता और साथ ही एजुकेशन और हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही सक्षम राज्य के तौर पर उभारूं। जी शरद जी, हम जब हॉकी खेलते हैं तो एक प्लेयर लगातार आगे बढ़ता जाता है और डी से होता हुआ गोल कर जाता है, तो ये सफलता है उस खिलाड़ी की। शिवराज जी भी लगभग वही करने की कोशिश करते हैं और अभी तक जो दिखता है वो सफल नजर आते हैं। जहां तक आपने बात कही चुनौतियों की, स्वाभाविक सी बात है, हर हिस्से में या यूं कहें कि हर क्षेत्र में चुनौतियां तो हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, क्योंकि वर्तमान दौर में लोगों की मांग भी बहुत बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हो रहा है, सुधार हो रहा है लेकिन उनकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी कई बार नजर आती है, उसे जरूर तेज करना होगा। और दूसरी बात, आपका जो टॉपिक था कांग्रेस के लिए चुनौती, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान में कांग्रेस के पास नेता तो बड़े हैं, लेकिन शिवराज जैसा सहज, सरल और जनता से सीधे संवाद करने वाले नेताओं की कमी है। इस चुनौती से लड़ना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस को तैयारी तो करनी होगी। कांग्रेस इसको समझती भी है और निश्चित तौर पर मैं फिर कहूंगा कुछ बातें पार्टी के मंच के भीतर होती हैं। योगेश जी, कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन, फिर उमेश जी का एक मुकम्मल जवाब। फिर जी योगेश जी। देखिए, मैंने कहा ना कि सहजता, सरलता, ये कोई प्रशासनिक और मुख्यमंत्री के मुद्दे नहीं हुआ करते। व्यक्ति के रूप में इंदिरा जी का स्वभाव, शास्त्री जी की सरलता और राजीव जी के भोलेपन को हम कोई भी नकार नहीं सकते, राष्ट्र किसी को भी नकार नहीं। लेकिन उनकी जो प्रशासनिक क्षमताएं थी, जो उन्होंने देश को स्थापित किया, बदला, वो आज इतिहास के मील के पत्थर साबित हुए। मुख्यमंत्री जी से बस मेरी ये नाराजगी नहीं है, एक मेरा आग्रह है कि अभी भी जो भी 1.25 साल का समय है उसमें ये वो कुछ कर जाए, नहीं तो इतिहास के पन्नों में जब नाम दर्ज होगा तो आपका ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में नाम दर्ज ना हो कि मध्य प्रदेश हमारा कर्जदार मध्य प्रदेश हुआ, हमारा बेरोजगार मध्य प्रदेश हुआ, हमारा मध्य प्रदेश सफलता के पायदान के बजाय निरंतर गिरता हुआ गिरावट की तरफ बढ़ता गया, और हम ये सब महसूस कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बतौर यदि वो कहीं चेतावनी देते, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जिस समय इतिहास में चुनौती देते हैं तो वो पालन भी किया जाना चाहिए मध्य प्रदेश में। और शिवराज जी का नाम तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टि से भी मुझे लग रहा है कि बहुत विशिष्ट रूप से दर्ज भी किया जाएगा। और अभी तो इतिहास की बात क्यों करें, अभी तो हम वर्तमान में जी रहे, अभी तो वर्तमान शेष है और वर्तमान में अभी बहुत सारी उपलब्धि का आकाश जो है उसके बाद भी माध्यम से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की झोली में उतरने वाला है। अभी तो चंद्रमा की चंद्र किरणों के उतरने का सिलसिला जारी है योगेश भाई। अभी इतिहास की बात बाद में करेंगे, अभी तो हमारा रणयोद्धा जो है वो वर्तमान में कर्म कौशल में जुटा हुआ है और उसके कर्म कौशल में भारतीय जनता पार्टी आगे भी 2023 में फिर ताल ठोक कर आपके सामने आएगी और आप और हम फिर वैचारिक समर में उतरेंगे निश्चित तौर पर। सूर्य अस्तांचल की ओर है, सूर्य अस्तांचल की ओर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। ये जनता पे छोड़ दीजिए, ये भी आप जानते हैं, ये जनता पर छोड़ दीजिए, तरह जानते हैं। और 2023 का धैर्य पूर्वक आप दोनों को इंतजार करना चाहिए, अंतिम है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सब इतिहास होने वाला है। चलिए, और जहां तक नेताओं के कंट्रीब्यूशन की बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा लगा योगेश जी मुझे कि आपने आज बार बार अपने बड़े मन का ये कहते हुए परिचय दिया कि मैं आलोचना नहीं करूँगा, और आज का दिन एक ऐसा दिन है कि निश्चित तौर पर, लेकिन आपने समीक्षा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, और जो बातें आपने रखी हैं उन बातों को उमेश जी भी बहुत सकारात्मक संदर्भ में लेते हैं, और शिवराज जी भी मुझे लगता है कि बेहिचक तभी, क्योंकि मैंने एक बार एक बहुत नामचीन उद्योगपति के मुंह से एक टिप्पणी सुनी जो मुझे बहुत गहरी मेरे भीतर गई। उन्होंने कहा, शरद जी, कुर्सी पर लंबा वही बैठ सकता है जो कुर्सी के साथ एक योग्यता की एफिनिटी या सह अस्तित्व को विकसित कर लेता है, वही कुर्सी के साथ लंबा साथ निभा सकता है। तो निश्चित तौर पर कुर्सी का मिजाज ऐसा होता है कि आप बहुत देर तक उस पर तभी बैठ सकते हैं जब तक कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ ऐसी योग्यता हो, क्योंकि ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी किसी राज परिवार की वजह से नहीं मिलती है, ये कुर्सी आपको देती है जनता, वो जनता जिसके पास आप 5 साल एग्ज़ाम के लिए पहुंचते हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस 5 साल एग्ज़ाम में पास होती रही।
2003 के बाद, हालांकि वो 2005 में आए, 2018 में ज़रूर चुनौतियां रहीं, लेकिन बहुत नज़दीकी मुकाबला था। फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो फिर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे का रास्ता निश्चित तौर पर, जैसा कि जीवन चुनौतियों से भरा है, उतनी ही बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है और उतनी ही बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। लेकिन शिवराज क्या अपने सहज सरल स्वरूप के साथ 2023 में फिर एक बार कमल खिलाएंगे मध्य प्रदेश में, इसके लिए आपको धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना होगा 2023 का। लेकिन शुभकामनाएं शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को। शिवराज जी के साथ साथ उतनी ही शुभकामनाएं कांग्रेस को और यहाँ बैठे कांग्रेस के प्रतिनिधि योगेश जी को। बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया उमेश जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ संदीप पौराणिक जी। आगे देखिए अफसरनामा बड़वानी के